शिक्षालय बिहार बोर्ड साइंस और मैथ के लिए सबसे अच्छा चैनल के ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स को, सारे प्रमेय को टॉपिक वाइज तुम लोगों के सामने साबित करेंगे और एकदम आसान तरीके से, क्योंकि उसके बेसिक को अगर समझ गए तो सारा थ्योरम, सारे प्रमेय को प्रूव करना आसान हो जाएगा। और जानते ही हो ज़्यादा नंबर में ये पूछे जाते हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में। तो आइए हम लोग जो आज पहला त्रिभुज का प्रमेय शुरू करेंगे वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय शुरू करेंगे। थेल्स प्रमेय के नाम से भी उसको जाना जाता है। लेकिन ज्यामिति के प्रमेय को साबित करने में, थ्योरम को प्रूफ करने में जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है बिहार बोर्ड के बच्चों को, कि वो पिछले क्लास में पढ़े गए जो ज्यामिति के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स जो है, उनको वो भूल जाते हैं जिसका यहाँ प्रयोग है। तो एक बार उसको हम रिमाइंड कर रहे हैं कि देखो, दो बात की जरूरत होगी इस प्रमेय को साबित करने में, थेल्स प्रमेय को साबित करने में। एक, जो आप सब जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सब याद रखे हुए हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान देने का बात है कि त्रिभुज का जो आप आधार लेंगे उस पे लंब जो होगी, समकोण बनाने वाली जो ऊंचाई होगी, उसी ऊंचाई को लेंगे। ऐसा नहीं कि आधार हम ले लेंगे AC और ऊंचाई ले लेंगे AM, ऐसा नहीं चलेगा। जो आधार आप लेंगे उस पे जो समकोण बनाने वाली भुजा है, ऊंचाई है, उसी ऊंचाई को आप सिर्फ लेंगे। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आधार हम BC लेते हैं तो ऊंचाई उसका क्या होगा, जिस भुजा को लिए उसके सामने के बिंदु से जो लंब आया वो ऊंचाई हुआ, और वो क्या है AM। आप इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज क्यों होते हैं बच्चे, कि कभी जो कोई त्रिभुज बनता है ना, तो मान लीजिए कि त्रिभुज, ओरिजिनल त्रिभुज ABC ये है, ठीक है, जिसका आधार अगर आप BC लेंगे तो BC के सामने का बिंदु जो है वो A है, और A से जो लंब आएगा, ऊंचाई आएगा, वो त्रिभुज के बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी ये इसी त्रिभुज का ऊंचाई है। तो इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर आधार हम BC लेंगे तो इस BC के सामने के बिंदु से डाला गया लंब ही ऊंचाई AM लेंगे। इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो अभी साबित करेंगे, और इन बातों को पहले अपने कॉपी में पॉज करके आप नोट कर लें, तब फिर हम आगे आपको एकदम आसान तरीके से इस प्रमेय को सिद्ध करके दिखाते हैं। अब इसके बाद का जो है हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को समझते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, इसका कथन है। कथन भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के कथन को लिख कर सिद्ध करें, तो इसलिए कथन को भी याद रखना जरूरी है। ये बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वो रेखा जो है ना, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा सा अर्थ को समझो कि बोलता क्या है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। किसी भी त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं। तो मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये कोई त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है, ABC, 3 भुजा है। अब इसमें किसी भी एक भुजा के समानांतर अगर हम लोग कोई रेखा खींचते हैं, 3 भुजा में किसी एक भुजा के समानांतर, मान लो BC के समानांतर हमने एक रेखा खींचा, ये रेखा है DE। याद रखना, दिया हुआ है कि BC और DE समानांतर है, जो अन्य दो भुजाओं को यानी AB और AC को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इतना हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी प्रमेय को अगर साबित करना है ना, तो 3 चीज तो शुरू में ही लिख देना कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है, और कुछ कंस्ट्रक्शन रचना करना पड़ेगा उसमें। ये 3 स्टेप लिख के डायग्राम बना दिए ना, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो इतना ही में आता है, और बाकी 3 नंबर उसको साबित करने में आता है। और ये नहीं लिखे केवल डायरेक्ट साबित कर दिए तो ये 2 नंबर तो मिस, 3 ही नंबर थे। इसलिए पूरे को समझो ध्यान से। सबसे पहले इसमें
दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ बहुत आसान सा बात है, दिया हुआ है, इसको गिवन भी लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत अंग्रेजी चलता है। दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, D किसके समानांतर है, BC, बस इतना ही सब दिया हुआ है। इसमें हमको सिद्ध करना है, यानी कि RTP सिद्ध करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ, RTP। क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजा जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हुई है उसका अनुपात समान होगा। अनुपात का मतलब हो गया बटा, यानी कि अगर AB का अनुपात देखोगे तो क्या आएगा, AD बटा BD, ये बराबर होगा। फिर AC का अनुपात देखोगे तो क्या आएगा, AE बटा EC, ये AC का अनुपात हो गया। तो ये हमको सिद्ध करना है। इसमें एक रचना करना होगा, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करना होगा तो वो समझो। इसमें देखो, चूंकि मामला त्रिभुज का है और अभी हमने पीछे बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुना ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई समकोण बनाता हुआ भुजा हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ तो कहीं ऊंचाई हमको दिख नहीं रहा है, तो बिना ऊंचाई का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एक EM लंब AD पर, लंब का मतलब ये हुआ, देखो लंब का मतलब हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाता हुआ, ये EM हम लोग लेंगे, ठीक है। और एक लेंगे फिर DN लंब AE पर, और यहां से जो है ना DN लंब ले लेंगे इस पर, ठीक है। लंब का मतलब हो गया समकोण बनाने वाली जो भुजा है, हमेशा याद रखना, समकोण बनाता है आधार पे जाकर। और साथ ही क्या करेंगे, इसमें BE और CD को जोड़ा। ये अपनी भाषा में लिख दिया करो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखो इसको और इसको हमने जोड़ा, इतना इसमें रचना करना होगा, रट लेना है इतना। अगर ये थ्योरम आता है, जो इस बार आने की ज़्यादा संभावना है 2025 के बोर्ड में, तो बहुत ध्यान से देखना कि कैसे थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ, जो साबित करेंगे। तो देखो एक एक करके बात को समझो, बहुत आसान एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे बहुत आसानी से इस प्रमेय को तुम लोग साबित कर सकते हो। ट्रिक की पहले देखो कि हमको साबित करना क्या है, हमको सिद्ध करना क्या है। तो उसमें देखो ये सिद्ध करना है तुमको, यानी AD बटा BD। अब इसमें ध्यान से देखना, इस पूरे त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। इस एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारा त्रिभुज है, ADE भी एक त्रिभुज है, माने DEC भी एक त्रिभुज है, BDE भी एक त्रिभुज है, बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो हमको कौन सा त्रिभुज लेना होगा जिसमें AD एक आधार के रूप में आ जाए उसमें, है ना। AD को आधार के रूप में वहां पर हम लोग को प्राप्त करना है। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, हम सीधे लिख रहे हैं कि त्रिभुज ADE, कौन सा त्रिभुज ले लिए हम, त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे हम लोग, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने, बताया ना अभी पीछे कि आधार गुने ऊंचाई, लेकिन जो आधार लेंगे उस पे समकोण बनाने वाली जो ऊंचाई होगी वही लेना होगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि आधार में हम त्रिभुज ADE में जो आधार हम AD को ले लें, आधार किसको ले लें, इस AD को। तो AD को अगर आधार लेंगे तो इस पे समकोण बनाने वाली जो ऊंचाई है वो EM है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई की जगह ये मान रख दिए, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लाना है, BD, नीचे हमको क्या लाना है, BD। तो उसी में उसी तरफ देखो कि BD जो है तुम्हारा त्रिभुज BDE में आ रहा है, पॉज करके देखो BDE। तो इस बार लेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, इस बार देखो आधार हमको क्या लेना होगा, BD। तो देखो ये आधार अगर BD लेंगे तो इसके सामने का बिंदु E है, और E से जो लंब आया वो बाहर चला गया। अभी बताया पीछे कि कभी कभी बहिष्कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस भुजा को आधार लोगे उसके सामने के बिंदु से जो लंब डाला गया वो त्रिभुज से बाहर चला गया। तो यहाँ पे BD के सामने E से लंब जो आया वो क्या आया, EM। तो अगर हम आधार BD लेंगे तो यहां भी हमको लंब क्या लेना पड़ेगा, EM।
अब चूंकि इसका अनुपात चाहिए तो यहां भी इन दोनों का हम अनुपात निकाल देते हैं, और अनुपात निकालेंगे तो 1/2 कट गया, EM कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया, AD/BD। इसको समीकरण 1 कर दिए, इसको हमने लिख दिया समीकरण 1। बाएं तरफ का बात ले आए। अब ट्रिक में याद रखना दाहिने तरफ का बात भी तुमको लाना है। तो फिर क्या करो, AE को इंगेज करता हुआ उसमें एक त्रिभुज खोजो, AE को इंगेज करता हुआ, जिसमें AE आधार के रूप में आना चाहिए। तो AE अगर आधार के रूप में आना चाहिए तो देखो AED या ADE बोलो उसको, चूंकि यहां ADE लिखे हैं तो वहां पर भी हम लोग ADE लिखते हैं, उसमें भी AE आ जाएगा। ये अलग बात है कि उस आधार का ऊंचाई क्या होगा, DN। तो यहां पे आप फिर से हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो फिर लिखो वही सूत्र 1/2 गुने, इस बार आधार में क्या लेना, AE। देखो जो जरूरत है उसके अनुसार काम करो, और AE आधार पर ऊंचाई जो है वो DN है, इसलिए हम लोग क्या ले लिए, DN। अब दूसरा किसको एंगेज करना है, EC। उसी तरफ देखो EC जो है त्रिभुज DEC में है, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 गुने आधार क्या लेना, चूंकि जो यहां लाना है। तो देखो DEC में आधार अगर तुम EC लेते हो तो फिर ध्यान से देखो EC के त्रिभुज थोड़ा सा बदलो। इस बार हम लोग जो त्रिभुज ले रहे हैं DEC, तो DEC के अगर हम लोग मान लो उसी तरफ का अगर हम लोग को लेना होगा DEC, हाँ नहीं ठीक है, DEC ही लो। आधार EC लिए तो EC के सामने का भुजा D है, तो यहां से लंब कौन सा आ रहा है, DN। तो यहां पे फिर लेंगे DN, और फिर दोनों का चूंकि अनुपात चाहिए तो दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, तो यहां आया AE/EC, है ना। ये समीकरण 2 लिख है, तत्काल लिखते हैं। अब दाहिने तरफ जो तुमको साबित करना है वो आ गया, लेकिन वो दोनों इक्वेशन का दाहिना भाग तभी आपस में बराबर होगा जब उसका बायां भाग भी आपस में बराबर होगा। यह ज्यामिति का नियम है कि दाहिना भाग आपस में तभी बराबर हो सकता है जब उसका बायां भाग भी आपस में बराबर होगा, अन्यथा नहीं। तो बायां भाग में देखो इसमें क्या है, ADE/BDE, इसमें क्या है, ADE/DEC है, यानी कि दोनों का ऊपर का भाग जो है वो तो समान है। अगर नीचे का भाग भी दोनों का समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बायां तरफ बराबर है तो दाहिना तरफ बराबर कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है BDE और DEC के बारे में जानने का। तो ध्यान से देखो BDE और DEC अभी पीछे सबसे शुरू में बताए हैं, एक ही आधार DE पर है और एक ही समानांतर रेखा के बीच में है, DE और BC के बीच में है, और आधार भी दोनों का D है। पॉज करके चेक करो कि त्रिभुज BDE और DEC का आधार DE है, ठीक है, और एक ही जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में है, तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। केवल एक ये लाइन लिख देना कि चूंकि, है ना, त्रिभुज BDE और, ठीक है, त्रिभुज DEC, एक ये लिखना पड़ेगा, एक ही आधार DE और समानांतर रेखाएं DE समानांतर BC के बीच है, ये स्टेटमेंट एक लिख देना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि प्रमेय के अनुसार या ज्यामिति के तथ्य के अनुसार समान आधार पे है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का। इन दोनों का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर हो जाएगा। कारण समझा दिए। अब सोचो कि ये भी अगर DEC भी अगर BDE हो गया तो इस समीकरण को हम बदल के लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, देखो DEC किसके बराबर कर दिए, BDE के, तो यहां भी DEC हटा के उसके बदला हम लिख दिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, देखो अब क्या बचा, AE/,
AE बटा EC। अब इसको समीकरण 3 कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और 3 से, कौन समीकरण से? समीकरण 1 और 3 से अभी जो बताया ज्यामिति का तथ्य है ये देखो। एक में बाएं तरफ है AD बटा BD, इसमें भी है AD बटा BD, तो बाएं तरफ अगर बराबर है तो दाहिना तरफ बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 3 से हमको साबित हो गया कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ये इसका पूरा थ्योरम मात्र इतना शॉर्ट है, इसको 2 बार 3 बार देखकर अगर तुम साबित करते हो, लेकिन शुरू में जो बात बताए उन बातों का चूंकि प्रयोग है तो वो प्रयोग अगर नहीं किए तो परेशानी में आ जाओगे। तो इस थ्योरम को तुम आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ बात स्पेशल बता दे रहे हैं कि अगर हम लोग त्रिभुज का जैसा अनुपात, देखो ये तो हुआ AD बटा BD का, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस हम बनाएंगे तो उसमें याद रखना कि अगर त्रिभुज में मान लो ये त्रिभुज है, ये समानांतर भुजा है, मान लो ये A है, B है, C है, ये एकदम याद रखना, इसमें पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो अनुपात इधर अगर AD बटा BD लिए तो इधर भी लेंगे AE बटा EC, लेकिन अगर इधर का अनुपात AB बटा AD लेंगे, जैसा अनुपात लेंगे बाएं तरफ, अगर यहां AB पूरा लिया बटा AD लिए तो उधर लेना पड़ेगा AC पूरा अब बटा AE, ठीक है। अगर इधर तुम लिए मान लो AB अब बटा BD तो इधर लेना पड़ेगा AC बटा EC। मतलब बाएं तरफ जैसा अनुपात लेंगे वैसा ही अनुपात दाहिने तरफ भी लेंगे। उसमें देखो 4 में से कोई 3 चीज हमेशा दिया रहेगा और चौथा चीज तुमको पता करना रहेगा तिरछी गुना करके, सिंपल तरीके से। तो इसलिए इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखो, देखने से क्या होगा, इसका तुमको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका विलोम हम लोग साबित करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। इसमें क्या था कि DE को बोला कि BC के समानांतर है तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। गिवन में क्या था, दिया हुआ था कि DE समानांतर BC है तो भुजा का अनुपात समान होगा। समझने में समझो, उसमें बोला जाएगा उल्टा में कि भुजाओं का अनुपात समान है तो वो DE समानांतर BC का होगा। ठीक इसका उल्टा बात उसमें हम लोग साबित करेंगे विलोम में। तो आओ हम लोग विलोम को भी देखते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। मतलब कोई रेखा है मान लो DE, वो 2 भुजा जो है AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। उस प्रमेय में क्या था, वो साबित करना था। जो उसमें साबित करना था वो इसमें दिया हुआ है, और जो उसमें दिया हुआ था कि DE समानांतर BC का होगा वो इसमें साबित करना है। ठीक उल्टा हो गया। तो स्टेटमेंट के अनुसार यहां पे हम लोग कैसे एक मेथड प्रयोग करते हैं, इसमें एक विधि का प्रयोग करते हैं, विवादास्पद विधि है ना, कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये सब थ्योरम आता कम है लेकिन फिर भी बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान से समझ लो। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि कुछ बात हम मानेंगे और मान के ज्यामिति के तथ्य के आधार पर साबित करेंगे कि हम लोगों का माना हुआ बात गलत है। तो हम लोगों का माना हुआ बात गलत है तो किताब जो बात बोल रहा है उसको सही मान लेते हैं। बस ये झगड़ा इसमें चलेगा, ठीक है। इतनी सी बात को ये साबित करना है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो समान अनुपात में विभाजित, मतलब ये अनुपात और ये अनुपात दिया हुआ है कि AD बटा DB जो है वो बराबर है AE बटा EC का, ये दिया हुआ है। तो चलो फिर वही करो, फिर लिखते हैं गिवन, है ना, दिया हुआ है या गिवन भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC में, है ना, AD बटा BD बराबर है AE बटा EC का, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें साबित करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, इसमें साबित करना है कि DE समानांतर होगा BC का, ये बात हमको साबित करना है, ठीक है। चलो इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करते हैं कि माना कि
माना कि अभी हम मान लिए कि DE समानांतर नहीं है, अभी हम मानकर चले समानांतर BC का नहीं है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है, तो इसीलिए DP को मानते हैं हम समानांतर BC खींचा। ये हम लोग अपने मन से माने हैं कि DP को BC के समानांतर कोई रेखा हम लोग मान लेते हैं तत्काल के लिए। तो देखो अभी पिछला थ्योरम जो हम लोग साबित किए थे तो उसमें क्या था कि अगर कोई समानांतर रेखा है, अगर ये समानांतर रेखा है, तो अभी अभी साबित किए थे कि AD बटा BD बराबर होना चाहिए ना AE बटा EC का। अगर कोई समानांतर रेखा है तो यहां पे हम समानांतर किसको मान लिए हैं? DP को। अभी तत्काल क्या माना है कि DP समानांतर BC का खींचा है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम तत्काल मानकर चल रहे हैं। तो जब ये समानांतर लेंगे तो हमको होना चाहिए भुजाओं का अनुपात, देखो AD बटा DB या AD बटा BD बराबर उधर इस बिंदु पे समानांतर गया है ना, इस बिंदु पे ना, AE बटा EC जो लिखोगे तो यहां लिखोगे AP बटा PC, चूंकि समानांतर मेरा DP है तो क्या लिखेंगे AP बटा EC। ये समीकरण 1 आया, ठीक है। किंतु हमको क्या दिया है, ये सब स्टेटमेंट लिखना, हमको दिया है, देखो ये दिया है कि AD बटा BD बराबर होना चाहिए AE बटा EC। ये डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं भैया हम तो आपको ये दिए है और आप ये लिख रहे हैं। फिर देखो अगर ये दिया है और ये हम माने तो बाएं तरफ फिर बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट बराबर, देखो ये AD बटा BD तो बराबर होना चाहिए AP बटा EC बराबर होना चाहिए AE बटा EC का। राइट साइड में दाहिने तरफ का भी आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखो दोनों का नीचे EC कट गया तो AP बराबर AE का होना चाहिए, यानी कि ये रेखा की जो लंबाई है AP की लंबाई और AE की लंबाई दोनों समान होना चाहिए। लेकिन तुम देख रहे हो इस चित्र में क्लियर दिख रहा है कि नहीं भैया AE जो है वो AP से थोड़ा बड़ा है, 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा होगा AP और AE कभी बराबर होगा, इसलिए नहीं कि इसका मतलब तभी हो सकता है ये कि E और P दोनों एक ही बिंदु पे हो, P और E दोनों एक ही बिंदु पे है ना। जो तो इसमें लिख देना कि AP बराबर AE, जो संभव तभी है जब कब P और E समान बिंदु हो, समान बिंदु हो। यह तभी संभव है कि AP बराबर AE का हो सकता है कि P और E दोनों एक दूसरे पे हो, तभी यह संभव है। तो कहने का मतलब P को अगर हम E पे उठा के ले आए तो हम जो माने थे कि DP समानांतर BC, तो चलो अब इसके कथन अनुसार मान लेते हैं। तो इसीलिए DE समानांतर BC क्यों लिखे ये, क्योंकि P और E समान बिंदु हो गया, P बिंदु उठ के चला आया E पे, तो हम जो माने थे DP समानांतर है BC का, तो हम DP नहीं लिख के उसी को लिख सकते हैं DE समानांतर है BC का। अब इन दोनों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और उसके विलोम को जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को 5 बार 6 बार घर पे देख लो, अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन मैं बनाकर दिखाऊंगा। 15-20 क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करके इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ दिखाऊंगा, या और भी जो 2 नंबर 4 नंबर सब तरह के क्वेश्चन को। लेकिन ये तभी मेरे साथ तुम लय मिलाकर चल पाओगे जब इसको तुम अपने घर पे भी बार बार वीडियो को रोक कर देखोगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, इसलिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है कि अब मैं प्रतिदिन जो वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, तो वो सारे तुम लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो नया आया है, और देखकर तुम घर बैठे अच्छे से ज्यामिति की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। अब अगला थ्योरम लेके आएंगे और जब सारे थ्योरम बता देंगे, पाइथागोरस थ्योरम है ना, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम वो भी है, पाइथागोरस थ्योरम और
दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का थ्योरम। ये दो थ्योरम बस एक वीडियो में और बनाएंगे और 4 थ्योरम पे आधारित पूरे ज्यामिति के त्रिभुज भाग को हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में शिक्षालय बिहार बोर्ड एडिशन पर।